ओलंपिक स्क्वाड से मोदी की चर्चा, कहा मुझे भरोसा खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ये 140 करोड़ देशवासियों में आशा जगाते हैं। हाथरस मामले में सीएम योगी को सौंपी गई 15 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट, डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों से की मुलाकात, राहुल से लिपट कर रोए पीड़ित, राहुल ने सिर पर हाथ रखकर दी सांत्वना। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 11 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा, 2 पारियों में होगा एग्जाम। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला, हैदराबाद और मुंबई समेत 4 शहरों में ईडी की छापेमारी। एमपी राजस्थान सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, असम में बाढ़ में अब तक 56 की मौत, कश्मीर में हीटवेव, 17 जुलाई तक स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यशस्वी शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीबीआई केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का दौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चंद्रबाबू नायडू। दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। जेपी नड्डा से चंद्रबाबू नायडू ने कई मुद्दों पर की है बात। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चंद्रबाबू नायडू। दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर की मुलाकात। जेपी नड्डा से चंद्रबाबू नायडू ने कई मुद्दों पर की बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चंद्रबाबू नायडू। बलिया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संदिग्ध हालत में अधेड़ युवक का मिला शव। युवक के सर पर गहरे चोट के निशान। जांच करने गए ग्रामीणों ने देखा युवक का शव।
मौके पर सीओ फॉरेंसिक टीम स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोपची थाने के श्रीपतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बारिश से कई मोहल्ले हुए जलमग्न। बारिश से कई इलाके तालाब में तब्दील हुए। घरों में नाले का भरा गंदा पानी। नगर पालिका परिषद के दावों की खुली पोल। अंडरग्राउंड बिजली के बॉक्स पानी में डूबे। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी घटना। लोग अपने घरों में कैद होने को विवश। नगर पालिका के बड़े बड़े दावे निकले हवा हवाई। अंडरग्राउंड बिजली के बॉक्स पानी में डूबे। में भरा पानी, मोहल्ला बना नदी का तालाब पे। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व विधायक पर जमीन कब्जा करने का आरोप। पीड़ित ने डीएम व एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह पर पीड़ित ने आरोप लगाए हैं। भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। बीते 6 माह से अफसरों के चक्कर काट रहा है पीड़ित परिवार। 2 बीघे 3 बिस्वा जमीन कब्जा करने का आरोप। पूर्व विधायक के दबाव में जिला प्रशासन कर रहा काम। सरेनी थाना क्षेत्र के तकतखेड़ा मजरे तेज गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारी ज़मीन भूमिधरी गाटा संख्या 301 में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने बाउंड्री वाल बनवाई थी। आपसी सहमति से बनी थी, हमारे चाचा की सहमति से। पूर्व की तरफ से बाग में जाने का रास्ता था, उसे पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बंद कर दिया। हम लोगों ने बाग में जाने के लिए अपनी ही बाउंड्री तोड़ी, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का पूरा प्रयास किया और हम लोगों को बंद कराना चाहते। ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये बाउंड्री हमारी है, चूँकि वो डिग्री कॉलेज के बगल में है। तो क्या लग रहा है ज़मीन कब्जा कर? वो ज़मीन हमारी कब्जा करने की पूरी नीयत बनाए हुए हैं और शासन प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम 6 महीने से बराबर प्रयासरत हैं, हर जगह मैंने रजिस्ट्रियाँ भेजी हैं। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नयागंज के व्यापारी से 26 लाख की टप्पेबाजी की गई। बाहर से आए 2 शातिरों ने व्यापारी को बनाया शिकार। बातों में उलझाकर व्यापारी से की लूट। बता दें कि नोटों के नाम पर दिया कागजों का बड़ा गड्ढा। ऊपर नीचे नोट लगाकर बीच में भरे हुए थे कागज। 26 लाख के एवज में मिले व्यापारी को 6,000 रुपए।
पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को टप्पेबाजी की जानकारी दी है। मौके पर 2 थाने की फोर्स और 2 एसीपी मौजूद। नजीराबाद थाना क्षेत्र के जवाहर नगर की घटना बताई जा रही। कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर परेड का एसपी ने किया निरीक्षण। परेड में मौजूद फोर्स से दौड़ लगवा परखी शारीरिक दक्षता, आपातकालीन उपकरणों के चखवा कर देखी क्रियाशीलता। पीआरवी को एसपी ने पढ़ाया निष्पक्षता और सतर्कता का पाठ। जीडी ऑफिस, शस्त्रागार, बैरक का किया निरीक्षण। भोजनालय सहित वीसी रूम, अन्य जगह का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने खामियों को दूर करने के एसपी ने निर्देश दिए। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस के शिकंजे में आए शराब तस्कर। 30 लाख कीमत की शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सुरजीत, सतनाम, जगत और अरविंद को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक, स्विफ्ट कार और अन्य सामान भी बरामद। जनपद हापुड़ से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पुलिस के शिकंजे में आए शराब तस्कर। ट्रक, स्विफ्ट कार और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। 30 लाख के कीमती सुरजीत, सतनाम, जगत और अरविंद गिरफ्तार किए गए। जनपद हापुड़ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने की गिरफ्तारी। 30 लाख कीमत की शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रक, स्विफ्ट कार और अन्य सामान भी बरामद। अमरोहा में अंधविश्वास का मामला सामने आया। किसान के शव के साथ लोगों की करतूत, रस्सी में शव बांधकर 24 घंटे तक गंगा में डाला। बता दें कि जहरीले सांप के काटने से हुई थी किसान की मौत। तांत्रिकों के कहने पर रस्सी में बांधकर शव गंगा में डाला। किसान के शव का लोग अंधविश्वास में कर रहे अपमान। रहरा थाना क्षेत्र के गांव फरारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहरीले सांप के काटने से हुई थी किसान की मौत।
तांत्रिकों के कहने पर रस्सी में शव को बांधकर गंगा में डाला। किसान के शव का लोग अंधविश्वास में कर रहे अपमान। अमरोहा में अंधविश्वास का मामला आया सामने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक गांव है पोरारा, उसका ये पूरा मामला है। यहाँ बीते 24 घंटे पहले एक किसान की मौत हो गई थी, क्योंकि उसको सांप ने काट दिया। सांप के काटने के बाद में मौत जैसे हुई थी किसान की, तो तांत्रिक के कहने पे तांत्रिक ने ये बोला था कि अगर इस शव को जो है गंगा में रस्सी में बांधकर अगर 24 घंटे लगातार डाला जाएगा तो ये जो है किसान जो मर चुका है वो उसकी सांस वापस आ जाएगी और वो जीवित हो जाएगा। ऐसा जो है तांत्रिक के कहने पे वहाँ के ग्रामीणों ने और उसके परिवारजनों ने ऐसा किया। 24 घंटे तक जो है किसान के शव को गंगा में डालकर रखा, लेकिन जो है इस मामले का जब जो है लोगों को पता चला तो इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जो किसान के शव को लोग अंधविश्वास में आकर जो अपमान कर रहे हैं उसका भी जो है लगभग पूरे क्षेत्र में पता चल जाने के बाद में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला जो है ये जनपद अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव पोरारा का है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि जहरीले सांप के काटने से किसान की मौत हुई थी और तांत्रिक के कहने पर ऐसा लोगों द्वारा किया जा रहा था। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राजधानी की साफ सफाई व्यवस्था बदहाल। मंत्री सुरेश खन्ना के औचक निरीक्षण में लोग दिखे नाराज। मंत्री से स्थानीय लोगों ने जाहिर की नाराजगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज किया था औचक निरीक्षण। लोगों का विरोध देख गीतापल्ली में नहीं रुके सुरेश खन्ना। कूड़ा नाली जाम, जलभराव, टूटी सड़कों से लोग परेशान। घर के सामने जलभराव के बीच में बैठकर भड़के लोग। आलमबाग के गीतापल्ली क्षेत्र में पहुंचे थे सुरेश खन्ना। आलमबाग के गीतापल्ली क्षेत्र में पहुंचे थे सुरेश खन्ना। मंत्री सुरेश खन्ना के औचक निरीक्षण में लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। अरे वो देख लीजिए ना इधर, देखिए मंत्री जी, मंत्री जी ऐसे होते निकलने लगेंगे। महीने में शायद बात करेंगे। मैं मोहसे बुलाऊंगा, यही नहीं हुआ तो तसल्ली करिए। यही मोहसे बुला दूंगा आप तक उड़िए 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 गए हो उड़िए। अनिल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। उतारो इनको दिखा दो। अरे कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? अरे वो देख लीजिए ना इधर, देखिए मंत्री जी, मंत्री जी आइए। मंत्री जी ऐसे होते निकलने लगेंगे। महीने में शायद बात करेंगे। मैं मोहसे बुलाऊंगा यही। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर साइबर सेल प्रभारी द्वारा गाली देने का मामला आया सामने। एसी मैकेनिक को गाली देने के मामले ने पकड़ा तूल। जिले के दर्जनों एसी मैकेनिकों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। साइबर सेल प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। साइबर प्रभारी ने एसी से पानी टपकने पर किया था फोन। साइबर प्रभारी ने एसी मैकेनिक को दी थी गंदी गालियां। गाली देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कार्रवाई न होने पर कार्य बहिष्कार करने की दी चेतावनी। सरकारी अधिकारियों के काम नहीं करने की चेतावनी। साइबर प्रभारी ने एसी मैकेनिक को दी थी गंदी गालियां। गाली देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
गाली देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हम लोग का एलजी सर्विस सेंटर का भी ट्रायल चल रहा है, तो मतलब कंपनी में 6 महीने का ट्रायल चलता है। तो हम लोग का एक एसी, ये साइबर वाले हैं, उन्होंने अपनी एसी हमसे इंस्टॉल करवाई। तो जब से 2 महीने से लगी एसी, जब से बराबर वो हमको किसी न किसी बाद में या कोई भी उनके कहाँ आया तो वो मैं घर को दिखाने के लिए हमको बुला लेते थे। एसी में दिक्कत नहीं, जबकि मैं चेक करता था एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल के लिए उनका फ़ोन आता है और मैं उनसे कहता हूं कि जो है सर आप कंपनी में कॉल लिखवाइए, कंपनी का कोई और टेक्नीशियन आके उसको देख लेगा। तो उन्होंने मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी और मैं प्रशासन से ये चाहता हूं कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और हमारे सभी टेक्नीशियन भाई हमारे साथ हैं और जब तक हम लोग ने फैसला किया, जब तक कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग किसी भी अधिकारी का, केवल पब्लिक का काम करेंगे, किसी भी अधिकारी का हम लोग काम बंद करते हैं। हम लोग मेरा नाम सलमान अली है। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर राजधानी में साफ सफाई व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। मंत्री से स्थानीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज किया था औचक निरीक्षण। लोगों का विरोध देखकर गीतापल्ली में नहीं रुके सुरेश खन्ना। मंत्री जी को करना पड़ा विरोध का सामना। आलमबाग के गीतापल्ली क्षेत्र में पहुंचे थे सुरेश खन्ना। राजधानी की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल। मंत्री सुरेश खन्ना के औचक निरीक्षण में लोग नाराज नजर आए। मंत्री से स्थानीय लोगों ने जाहिर की अपनी नाराजगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिएगा, आज बता दें उत्तर प्रदेश में मंत्री सुरेश खन्ना ने कई क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई को लेकर तमाम अधिकारी नगर निगम के उनके साथ थे। सबसे बड़ी बात है, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही इनका काफिला पहुंचा गीतापल्ली आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहां पर इनको लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही मंत्रियों की गाड़ी और तमाम जो काफिला पहुंचा वहां पर गीतापल्ली में, तो वहां पर लोग अपने गुस्से को जाहिर करने लगे। जिस तरीके से साफ सफाई को लेकर वहां बिल्कुल नहीं होती थी, गंदगी थी, कूड़ा पड़ा हुआ था, नालियां पूरी भरी हुई थी। और वही जब विरोध लोगों वहां पे स्थानीय लोगों ने किया, तो सुरेश खन्ना ने अपनी वहां पर गाड़ी नहीं रोकी, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और आगे चले गए। क्योंकि तमाम जो लोग हैं वहां एकत्रित हो गए थे और कुछ लोग वहां पर जहां जल भरा था वहां पर बैठकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आज सुबह से ही लगातार औचक निरीक्षण पे है, उनको जानकारी और तमाम जो अधिकारी उनके साथ में थे, कहीं ना कहीं उनके सामने ये जो सामना करना पड़ा, उन्होंने अधिकारियों की भी फटकार लगाई और उनसे ये कहा कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। जिस तरीके से बारिश का मौसम है, जल भराव की स्थिति पैदा ना होने दें और तत्काल प्रभाव से वहां पर जितनी भी गंदगी है उसको साफ करवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जिस तरीके से सामने आया, साफ यही जाहिर कर रहा है कि नगर निगम की लापरवाही कितनी बड़ी उजागर हुई है। क्योंकि मंत्री के सामने लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर किया, क्योंकि मानसून आने से पहले ये कहा गया था कि नालों की सफाई हो जाएगी, जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी, कूड़ा टाइम से उठेगा। लेकिन वो सब चीजें जब औचक निरीक्षण हुआ तब सामने आई कि ये सब चीजें धरातल पर कुछ नहीं, लेकिन किताबों पर बहुत सी चीजें हो रही थी। जी बिल्कुल भरत, राजधानी का ये हाल है तो अन्य अगर जिलों की बात करें तो वहां पर क्या हाल होगा? फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज औचक निरीक्षण किया था, जहां पर उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा और राजधानी में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आई। अमरोहा से खबर, जहां पर दबंगों ने मिलकर युवक का गुप्तांग काटा। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। निजी डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर पीड़ित। हसनपुर थाना क्षेत्र के कनेडा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
पीड़ित की तहरीर पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। निजी डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर है पीड़ित। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। सड़क पर काटा इसको। कौन कौन है नाम? नाम तो मुझे इतना नहीं पता है, सिर्फ 2-3 के नाम पता है। एक तौहीद है, दानिश है, भूरा है और एक बाबू है। और रईस के लड़के हैं। और ये तौहीद जो है वो किसी और का लड़का है। तो ये आपका भाई कहाँ से आ रहा था? काम पे से आ रहा था क्या मैं उनके बब्बू भाई के यहाँ से। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट करी? मेरे साथ भी मारपीट करी थी। मैं भाभी के यहाँ गई हुई थी तो क्या मैं जैसे मैं वहां से आई तो पापा मेरे छत पे थे तो मुझे इशारे से उन्होंने भगाया। तो क्या मैं जैसे उन्होंने देखा तो फिर मेरे पीछे भागने लगे। फिर मेरे तो पहले पट्टा मारा फेंक के और जब मैं गिर गई, जब मेरे पता नहीं क्या तेज चीज मारी उन्होंने। भाई साहब चट्टे के पीछे कनाडा रोड पे। अच्छा, इसका लिंक काट दिया गया है बिल्कुल। अच्छा, किन लोगों ने की है ये घटना? ये अंसार और करोशियों के लड़के हैं। क्या क्या नाम है उन लड़कों के? एक का नाम तो दानिश और एक रईस के लड़के हैं। ये बस वही यही है। दानिश है, बाबू है, भूरा है। ये क्या लड़के हैं साहब? और एक तौहीद नाम का लड़का है और कुछ लड़के वहाँ के हैं मोहल्ले मरियान के। अच्छा, आपने इसकी शिकायत पुलिस में की? साहब पुलिस में गए हम, एक दफा नहीं बल्कि 4-5 दफा गए हुए हैं। 4-5 दफा की घटना है जो वहाँ की लिखी हुई है। लड़के के छुट्टी में मारी है मेरे लड़की के मेरी। अच्छा, पुलिस ने क्या? कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या चाहते हैं आप? साहब जो बताओ क्या जावे इसमें हमारा बच्चा, हम तो अपने चाहते हमारा बच्चा सही हो जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने हाथरस हादसे के सिलसिले में 2 महिलाओं समेत 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया। हादसे में 121 लोग मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर में जिस इकलौते आरोपित का नाम दर्ज है वो अब तक फरार है। उनके मुताबिक जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा से पूछताछ की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने हाथरस हादसे के सिलसिले में 2 महिलाओं समेत 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। हादसे में 121 लोग मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर में जिस इकलौते आरोपित का नाम दर्ज है वो अब तक फरार है। उनके मुताबिक जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा से पूछताछ की जाएगी। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हाथरस के फुलरई गांव के करीब हुए सत्संग के आयोजकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा होने दिया, जबकि उन्हें सिर्फ 80,000 लोगों के लिए इजाजत मिली थी। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और दूसरे आयोजकों को एफआईआर में आरोपित बनाया गया है, जबकि भोले बाबा का नाम आरोपितों की इस लिस्ट में शामिल नहीं है। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासन व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। पुलिस ने भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम की तलाशी ली, लेकिन पता चला कि वो वहाँ नहीं है। 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिला भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में 1.25 घंटे में ऐसा नहीं रहे। हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग 1.25 घंटे तक आप लोग गेट के अंदर थे। सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। कल थे ना आज हम तफ्तीश करने नहीं आए।
जी क्या करने आए थे? मैं अपनी सिक्योरिटी चेक करने आया। इस बीच हाथरस जिला प्रशासन के मुताबिक भगदड़ में मारे गए सभी लोगों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के लिए राष्ट्रीय एजेंसी को दोषी ठहराया और उसके खिलाफ नारे लगाए। देखिए रिपोर्ट। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के लिए राष्ट्रीय एजेंसी को दोषी ठहराया और उसके खिलाफ नारे लगाए। लगातार आज प्रदेश व्यापी रेल रोको अभियान हमारा चल रहा है और लगातार सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं हो जाती तब तक यूथ कांग्रेस सड़कों पर। नरेंद्र मोदी, इस लीक सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब से सरकार बनी है तब से ये युवाओं पर बोल नहीं रहे हैं, संविधान पर बोल नहीं रहे हैं। संविधान को बचाने का काम देश की जनता ने किया है, लेकिन इसका जवाब देश की सरकार को, राज्य सरकार को देना पड़ेगा। 5 मई को करीब 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी। नतीजों का ऐलान 4 जून को किया गया। 67 छात्रों को पूरे 720 अंक मिले। ये एनटीए परीक्षा के इतिहास में पहली बार हुआ था। इनमें 6 छात्र हरियाणा के फरीदाबाद केंद्र से थे। नतीजों को देखकर परीक्षा में गड़बड़ियों का शक हुआ। एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की और 30 जून को नतीजों का ऐलान किया गया। इसके बाद टॉप रैंक वाले छात्रों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले जिला प्रशासन अपनी तैयारियों की जांच कर रहा है। इस सिलसिले में उसने गुरुवार को मॉक ड्रिल की। देखिए रिपोर्ट। This is a very unique Rath Yatra in the sense that the 3 important rituals of Netrotsav, Navajoban and the Car Festival are coincidentally falling on the same day for the first time after 1971, and the challenges are also unique. So in that sense, we have sensitized all the departments to not take it as a routine Rath Yatra program and make special preparedness in light of the high footfall which we expect in these circumstances. All concerned departments, all the volunteer organizations, NDRF, police and all the line departments in a combined fashion will face the 4 possible scenarios which might come up during the Rath Yatra. So we all are prepared, and this is another step in disaster preparedness for which the state is well known.
शिमला में मौसम विभाग ने गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे शुक्रवार तक कई इलाकों में बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया। साथ ही मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ आने का भी खतरा है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से 115 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गईं। शिमला मौसम विभाग ने गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने शुक्रवार तक कई इलाकों में बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ आने का खतरा भी है। हर जिले में बारिश होगी, इंटेंसिटी मॉडरेट रहेगी, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे जहां पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी रहेगा। और मुख्य तौर पर जिला चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी, यहाँ पे चांस है कि एक दो पॉकेट्स पे जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा। तो आज से मानसून जो है प्रदेश में सक्रिय रहेगा। साथ साथ में इसमें ये भी रहेगा कि जैसे विजिबिलिटी कम हो जाती है बारिशों में, वो भी एक कंटिन्यू रहेगा। और साथ साथ में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड के चांसेस भी, क्योंकि रेनफॉल ट्रिगर करता है, तो उससे ये भी संभावनाएं हैं। इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन जो है कि हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष की तरह सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा कम मानसून रहने का अनुमान है। अभी तक जो हमारे पास सूचना है सुबह 10 बजे तक की, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे लगभग हमारे जो 115 जो रोड हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो जिसमें 212 में हमारी बिजली जो है आंशिक तौर पे प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे सैलानी बारिश की वजह से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने के बाद अपने रंग बिरंगी छातों के साथ सुहावने मौसम का मजा लेते देखे गए। बहुत बढ़िया मौसम है जी। गाजियाबाद में तो 47-48 डिग्री तक पहुंच गया है और वहाँ की गर्मी से बचने के लिए हम यहाँ पहाड़ों पे घूमने आए और जैसा सोच के आए वैसा ही मौसम हमें यहाँ मिला। बढ़िया, आप खुद देख सकते हैं चारों तरफ की कैसा मौसम है। यहाँ बारिश मिल रही है, कोहरा मिल रहा है, बादल मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया मौसम है जी। बहुत अच्छा मौसम है, बारिश रिमझिम हो रही है, कोहरा है, पहाड़ों में बहुत मजा आ रहा है। हम लोगों को बच्चों के साथ भी बहुत मजा आ रहा है। किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं? जी बस माल रोड में घूम रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है काम, कोई लैंडस्लाइड की ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। हम लोग बहुत सेफली मजे कर रहे हैं। यहाँ का वेदर तो बहुत ही डिफरेंट है, थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है। हम 3 दिन हो गए यहाँ पे रुके हुए हैं। हाँ बिल्कुल ही बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। क्या एक मैसेज जो है लोगों को देना चाहिए? मैसेज यही है कि बस जैसे अब लोग घूमना कई डर जाते हैं कि बारिशें हो रही है, अब घूमना नहीं चाहिए, तो अच्छा मौसम है, घूमना जरूर चाहिए। यहाँ पे आज शिमला आए, यहाँ पे कहीं पे हम कुफरी गए थे, कुफरी बहुत अच्छा मौसम था। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हुई है। शिमला में 84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सुंदरनगर 111 मिलीमीटर बारिश के साथ राज्य में सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका रहा। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कई ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ आने की आशंका है। उन्होंने लोगों को नदियों और झरनों से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कई ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ आने की आशंका है। उन्होंने लोगों को नदियों और झरनों से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में लगातार हो रही बारिश से अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ा है। लोगों को अवेयर कर रहे हैं हम अपनी टीम के साथ कि कोई भी आदमी नदी नालों की तरफ ना जाए। आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की तरफ से काफ़ी बारिश बताई गई है और कोई भी नुकसान हो सकता है। अपने मवेशी को लेकर या अपने बच्चों को लेकर नदी नालों की तरफ ना जाएं, किसी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमको आगाह किया जाता है कि कोई भी आदमी दरिया की ओर जाने की कोशिश ना डिजास्टर करे। रिस्पांस कर्मचारियों के मुताबिक लोगों को या तो बाढ़ की आशंका की जानकारी नहीं है या फिर वे लगातार दी जा रही चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके मुताबिक कैंपेन के जरिए लोगों को लगातार समझाया जा रहा है कि उनके लिए उफनती नदियों के पास जाना खतरनाक है। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस राजौरी की ओर से एक मुहिम चलाई गई कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए
कि आने वाले दिनों में बारिश का ज़्यादा तय होना पाया गया है, इसलिए लोगों को अवेयर नहीं है। ये झोपड़पट्टी के रहने वाले लोग हैं जिनकी तादाद तकरीबन 1500-2000 के बीच में है। ये दरिया में इनको घरों में नहाने धोने का साधन न होने के कारण ये दरिया में चले जाते हैं। कल जो हमने टूर लगाया, राउंड किया हमने, तो उसमें कम से कम भी हमने 30 या 40 आदमी, लेडीज़, बच्चे दरिया से बाहर निकाले। अभी जो टीमें आई थी उन सब ने ये समझाया है कि नदी और नालों से दूर रहा जाए, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब है। 3-4 दिन में अलर्ट भी किया हुआ है इनने कि पानी का बहाव कभी भी आ सकता है। इसलिए उनका, हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोगों को हर चीज़ समझा रहे हैं। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन का अनुमान जताया है। उसके मुताबिक आने वाले हफ्ते में कई जगहों पर आंधी तूफान आने और बिजली गिरने की भी आशंका है। सेना में भर्ती के सिर्फ 4 महीने बाद ही युवा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों पर रणनीतिक हमले में भारतीय सेना की घातक प्लाटून की अगुवाई की। वो उन बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था। रिटायर हो चुके कर्नल सिंह के मुताबिक तोलुलिंग और टाइगर हिल की लड़ाई अहम थी। उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देखिए रिपोर्ट। सेना में भर्ती के सिर्फ 4 महीने बाद ही युवा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों पर रणनीतिक हमले में भारतीय सेना की घातक प्लाटून की अगुवाई की। वे उन बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था। रिटायर हो चुके कर्नल सिंह के मुताबिक तोलोलिंग और टाइगर हिल की लड़ाई अहम थी। उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 8 to 10 kilometer stretch can be visible from National Highway, from top of Tiger Hill of National Highway 1 Alpha, and you can't do any movement on this road. And they were having all weapons, automatics and anti-aircraft guns and other missiles on Tololing and Tiger Hill. So both the features were very very important to capture. 1976 में बनी 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन ने कारगिल युद्ध में अहम रोल निभाया था। बटालियन को 52 सम्मानों से नवाजा गया। इनमें 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, कई सेना पदक और सेना प्रमुख का प्रशस्ति पत्र शामिल है। रिटायर हो चुके कर्नल बलवान सिंह और बटालियन के कई दूसरे कारगिल के नायकों ने ऑपरेशन विजय में अपने 72 जवानों की वीरता को याद किया। टाइगर हिल में अच्छी बात ये थी कि मेरे पास रिकॉनेसेंस के लिए पूरा टाइम था और मेरे पास आर्टिलरी 120 गन्स थी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर थे, मेरे पास हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर इक्विपमेंट था, इंजीनियर्स थे और मतलब सारे जो भी एक ज़रूरी चीज़ें थे पूरी तैयारी के साथ। और सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि इतना नुकसान होने के बाद भी 18 ग्रेनेडियर के जवानों का जो मनोबल था वो बिल्कुल 7वें आसमान में था, जिसका कि मैं बहुत आभारी हूँ। कर्नल सचिन अन्नाराव निम्बालकर कारगिल युद्ध के वक्त लगभग 23 साल के थे और उस वक्त 18 ग्रेनेडियर्स में कैप्टन के तौर पर शामिल थे। युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी के लिए उन्हें कई और सैनिकों के साथ वीर चक्र से सम्मानित किया गया। We were fighting with our walls, with our backs to the wall, and every inch that we had to capture was a big fight. In fact, the victory in the Kargil war was attained after huge sacrifices by various units. Like if I talk of my unit, 18 Grenadiers, we are bravehearts, that is 2 officers, 2 JCOs and 30 other ranks sacrificed their lives, and almost about 70 to 75 were injured and some of them are disabled for life. So this was the cost of capturing the features of Tololing and Tiger Hill as far as my battalion is concerned. 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। भारतीय सैनिकों ने अपने दमखम से उस पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया जिसने लद्दाख में अहम पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा कर लिया था। कारगिल युद्ध के वक्त बहुत ज्यादा टेलीविजन चैनल नहीं थे, लेकिन विजय का जश्न मनाते भारतीय सैनिकों की तस्वीरें उनकी बहादुरी की मिसाल बन गईं। भारतीय सेना 26 जुलाई को कारगिल विजय की 25वीं सालगिरह मनाने जा रही है। इस महीने के आखिर में कारगिल में होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले देश भर में कार्यक्रमों के जरिए सैनिकों की बहादुरी और खास जीत को याद किया जा रहा है।
पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर हैं और कई आशियानों को अपने आगोश में ले लेती हैं। ऐसे खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। देखिए रिपोर्ट। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से भी बनी हुई और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा चुकी हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना, उसकी रूह तक कांप गई थी। इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल चुके थे। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तराखंड के काशीपुर की ढेला नदी का जल स्तर कितना बढ़ गया था कि ढेला नदी में कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे। और इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभागों के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियां और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। बेला नदी किनारे पिंचिंग का कार्य कराया गया। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग रहने की अलर्ट हिदायत तक दी है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है, क्योंकि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और केसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। साथ ही ये नदियां पड़ोसी क्षेत्रों में स्थित डामोर से भी जुड़ी हैं और वाटर धाम का जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो वहां से भी पानी छोड़ा जाता है। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है और दामों पर संपर्क साधे बैठी है। बताना चाहूँगा कि काशीपुर लास्ट ईयर मानसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। हमारे दो क्षेत्र मेन हैं, एक हमारा लक्ष्मीपुर पट्टी है और दूसरा है हेमपुर इस्माइल। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले हम इन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से और PWD की तरफ से, हर विभाग से जो काम हो सकते थे वो सारे कराए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो हमारा राहत बचाव केंद्र है वहाँ पे हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। इसके अलावा जो हमारी पटवारी जो चौकियाँ बनती हैं, ये बाढ़ कंट्रोल चौकियाँ, वो भी एक्टिवेट कर दी गई है। इसके अलावा हमने एक नंबर भी रखा है जो तहसील में रहेगा। PNT नंबर के अलावा एक हमने मोबाइल नंबर भी रखा है जिसमें लोग अपनी समस्याएं व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो और इसके अलावा जितने हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ से शिकायतें आती हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई है लंबे समय पे, उन सभी क्षेत्रों में नालों की सफाई कराई जा रही है और ऐसे सारे जगह पे काम हो रहा है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है। बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ले आए, इस बारे में कुछ भी कहा जा नहीं सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश भी कर ली है। बस अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती हैं और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं। के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। खुशबूदार हींग के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के हाथरस को इस महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट से इस बार काफी उम्मीदें हैं। यहां के हींग कारोबारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हींग पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खुशबूदार हींग के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के हाथरस को इस महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट से इस बार काफी उम्मीदें हैं। यहाँ के हींग कारोबारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हींग पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, घर घर की जरूरत बन गई है हींग आज, तो हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस पर जो ड्यूटी है, हालांकि पिछले सबको समय से कम की गई है, लेकिन ड्यूटी और कम की है क्योंकि ये तो सामान्य खाने का आइटम है, इस पर ड्यूटी खत्म ही कर दी जाए ताकि और जिसका कॉस्टिंग हम लोगों को सस्ती पड़े, हम बाजार में सस्ता माल दे सकें। दूसरे, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन पे सुविधा दी जाए। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी हमारे शहर में नहीं है। और एक लैब, फूड लैब स्थापित की जाए हींग के लिए ताकि हम गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी बना करके ही
सप्लाई दे सकें। शहर में कारोबारी ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे में सुधार की भी मांग कर रहे हैं। अगर रियायत बढ़ देगी तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक ट्रांसपोर्ट नगर की मांग होनी चाहिए हाथरस के अंदर। रेलवे लाइन भी व्यवस्था ने बढ़िया हो जाए थोड़ी, और एक हवाई अड्डा बन जाए तो बहुत अच्छा है। हींग कारोबारियों को ये उम्मीद है कि निर्मला सीतारामन का लगातार 7वां बजट आम लोगों की रसोई को ज्यादा महकाने के साथ ही उनका मुनाफा बढ़ाने वाला भी साबित होगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टार्टअप पेशेवरों की उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें बढ़ावा देने के लिए बजट में कई उपायों का ऐलान करेंगी। केंद्रीय बजट 2024 हैदराबाद के स्टार्टअप पेशेवरों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी कई उपायों का ऐलान। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टार्टअप पेशेवरों को उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें बढ़ावा देने के लिए बजट में कई उपायों का ऐलान करेंगी। Support startups in this journey, we need taxes which are friendly for the startup ecosystem. Startups cannot bear high GST rates, they cannot bear high tax rates, right? So government has to come with policies which ensures startups have a good, sustainable, long-term journey. That is one of the main expectations that we have. वहीं कुछ पेशेवर डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। We expect to see a bit more progressive policies coming in this space, and as we are looking at governance improvement, transparency, and as well as the adoption of the digital transformation, and is going to be the theme for the upcoming years, and adoption of generative AI and the deep tech is coming in the way. ड्रोन से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि अगर सरकार सही तरह का इकोसिस्टम देती है तो भारत दुनिया के बड़े ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर उभर सकता है। There is a huge opportunity for creation of employment in India. We want to see India as the drone hub of the world. And for this to happen, government has to support rural entrepreneurs with subsidy for the drone skilling and training. This will create a lot of employment in India. We are expecting to have more than 5 lakh drone entrepreneurs in India in the next 5 years. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।